सो स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों ने जो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में देखा है वो जो प्रीवियस यूनिट्स में हमने पोर्शन कवर किया है, दैट इज़ योर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमने डील की, इंडेक्स प्रॉपर्टीज एंड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी डील की, एंड देन डिफरेंट लेबोरेटरी मेथड्स देखे टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी। एंड देन हमने इफेक्टिव स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट देखा, किस तरह से आपका वाटर टेबल के वेरिएशन से इफेक्टिव स्ट्रेस पे आपका वेरिएशन होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंज होता है। अगर वाटर टेबल आपकी राइज होती है देन आपका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है। एंड देन आपने परमिबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा, है ना, एंड डिफरेंट मेथड्स डील किए उसमें, कांस्टेंट हेड एंड फॉलिंग हेड मेथड से आपने परमिबिलिटी फाइंड आउट किया। सो इस तरह से हमने जो प्रीवियस जो टेक्निकल का पोर्शन कवर किया। नाउ हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग पे मूव कर रहे हैं। तो फाउंडेशन इज बेसिकली योर सब स्ट्रक्चर जिसके ऊपर आपका सुपर स्ट्रक्चर बिल्ड होता है। तो बेसिकली इट इज़ अ बेस and very important part of your construction. So you have to very careful about the design of foundation. So there are basically two major types of foundation, that is a shallow foundation and deep foundation. On the basis of depth and width ratio हम classify करते हैं कि आपकी foundation shallow foundation है या deep foundation है। एंड डीप फाउंडेशन में आपका सर्टेन क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, एंड सैलो में सर्टेन क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ स्ट्रिप फुटिंग एंड आइसोलेटेड फुटिंग एंड कंबाइंड फुटिंग एंड ड्राफ्ट फुटिंग। सो फर्दर मूव करते हैं। सो शैलो फाउंडेशन को जो बेसिकली हम डिज़ाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी क्राइटेरिया एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट क्राइटेरिया। तो बेयरिंग कैपेसिटी को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कौन से मेथड्स हैं, आपको सर्टेन साइंटिस्ट ने थ्योरीज दी हुई हैं, जैसे कि तरजागी ने बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेशन के लिए थ्योरी दी हुई है। इसी तरह से डिफरेंट रिसर्चर ने, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, अपने अपने मॉडिफिकेशंस किए हैं ऑन द कैलकुलेशन ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी। तो उसको इस हम कोर्स में इस सेक्शन में हम इसको कवर करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट क्राइटेरिया हम फाउंडेशन को डिज़ाइन करते हैं। तो जो भी आप बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर रहे हो एंड फाउंडेशन आपकी सेफ होनी चाहिए, है ना, अगेंस्ट द सेटलमेंट, अगेंस्ट द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, है ना। तो जो भी लोड लग रहा है वो आपका सॉइल के सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, है ना। एंड वो डिपेंड करता है आपकी फाउंडेशन किस सॉइल पे है ना। एंड ऑल्सो सेटलमेंट क्राइटेरिया, है ना। सेटलमेंट, तो वो जो सेटलमेंट है वो एक लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर आपका सेटलमेंट बहुत ज़्यादा हो गया तो आपका फेलियर हो सकता है। और जो टर्मिनोलॉजी है जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो किस तरह से करते हैं, तो वो आप यहाँ पे जो सर्टेन टर्मिनोलॉजी है उसको हम देखते हैं। तो दैट इज ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी एंड तो ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी क्या होता है, जो ठीक है आपकी फुटिंग है ना, तो उस पर टोटल प्रेशर कितना आ रहा है। तो एक तो आपका बेस ऑफ द फुटिंग पे कितना लोड आएगा वो देखिए कौन सा आएगा, सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल आएगा, है ना, खुद फुटिंग का सेल्फ वेट आएगा, एंड द लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर आएगा। एंड सुपर स्ट्रक्चर के बाद जो भी उस पर लोड, जिस भी क्राइटेरिया के लिए आपने उस बिल्डिंग को बनाया है तो उसका लाइव लोड भी आएगा, है ना। एंड देन जब आप फाउंडेशन बनाओगे तो आप वहाँ से सॉइल को जो रिमूव करोगे, है ना, सॉइल को रिमूव करोगे, देन फुटिंग आप बनाओगे, देन फिर सॉइल को प्लेस करोगे, देन व्हाट इज द नेट प्रेशर इंटेंसिटी, है ना। नेट प्रेशर इंटेंसिटी द प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन इन एक्सेस टू इनिशियल ओवरऑल प्रेशर। तो जो भी ओवरऑल प्रेशर आता था, जो सॉइल आपने रिमूव किया, देन आपने उसको फाउंडेशन बनने के बाद, फुटिंग बनने के बाद देन फिर प्लेस किया। तो क्यू नेट को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज क्यू क्रॉस माइनस दैट ओवरऑल प्रेशर, दैट इज योर गामा डी एफ, है ना, गामा डी एफ।
नाउ नेक्स्ट वन इज अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो भी मैक्सिमम प्रेशर आ रहा है एट द बेस ऑफ फुटिंग, है ना, और वो आपका सस्टेन करना चाहिए, है ना, जो भी लोड आ रहा है विदाउट शियर फेल्योर, है ना, जितना भी लोड आ रहा है, अभी फुटिंग का लोड आ रहा है या सॉइल का लोड आ रहा है ना, वो आपका जो भी फुटिंग आप बना रहे हो वो सॉइल आपका एंड कैरी करना चाहिए विदाउट एनी शियर फेल्योर, है ना। सेम नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या होगा, नेट अल्टीमेट पहले आप जब फुटिंग प्लेस करने से पहले आप क्या करोगे, उस सेक्शन पे सॉइल को रिमूव करोगे, देन फुटिंग प्लेस करोगे, फुटिंग बनाओगे, देन फिर सॉइल को, तो नेट बियरिंग प्रेशर, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जिसको क्यू एन यू से डिनोट करते हैं, तो क्यू एन यू क्या हो जाएगा, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस दिस दैट ओवरबर्डन प्रेशर, दैट इज योर गामा डी एफ। नेक्स्ट जो कैलकुलेट करते हैं नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी जिसको क्यू एन एस से डिनोट करते हैं, तो क्यू एन एस इज इक्वल टू, अगर आप क्यू नेट अल्टीमेट को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दोगे देन आपका क्यू नेट सेफ आ जाएगा, है ना, और क्यू एन यू आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो, दैट इज क्यू यू माइनस गामा डी एफ, है ना। तो इस तरह से हम क्यू नेट सेफ निकाल लेते हैं, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरली हम 2 to 3 के बीच में लेते हैं फॉर सेलो फाउंडेशन। नाउ फोर्थ टर्मिनोलॉजी सेफ बियरिंग कैपेसिटी, तो क्यू सेफ that is equal to Q net safe plus गामा डी एफ, यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं होगा, ये गामा डी एफ होगा, ठीक है। तो क्यू सेफ कितना हो जाएगा, क्यू एन एस जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया प्लस गामा डी एफ, है ना। तो इस तरह से आपको ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, किसी भी मेथड से आपसे पूछा जाएगा, है ना, जो भी आपको प्रॉब्लम दिया होगा उस प्रॉब्लम के बेसिस पे जिस भी थ्योरी के अकॉर्डिंग आपसे डिज़ाइन कराया जाएगा, तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्यू यू। तो क्यू आप चाहे तरजागी के बेसिस पे निकालोगे, चाहे स्कैम्पटन के बेसिस पे निकालोगे, जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं, एंड देन आप क्या निकालोगे, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, दैट इज क्यू एन यू। क्यू एन यू क्या होगा, दैट इज क्यू यू जो आप अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी पहले ही निकाल चुके हो माइनस दैट गामा डी एफ, है ना, दैट इज ओवरबर्डन प्रेशर, एंड देन आप नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालोगे, क्या करोगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगा, क्यू नेट सेफ आ जाएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको दे सकता है वो प्रॉब्लम में, कोई ज़रूरी नहीं, तो आप 2 to 3 के बीच में कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। Now fourth one, safe bearing capacity, that is Q safe is equal to QNS plus factor of gamma DF, sorry। अब देखिए ये चार आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इन चारों पैरामीटर को पूछे, चारों को कैलकुलेशन करने के लिए बोले, कोई ज़रूरी नहीं है। वो ये भी पूछ सकता है कि आप सिर्फ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करिए, वो ये भी बोल सकता है कि आप नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, या वो कभी कभी सेफ बियरिंग कैपेसिटी भी कैलकुलेट, तो डिपेंड करेगा कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। Now the factors that affect the bearing capacity is what, तो देखिए अगर आप फैक्टर की बात करोगे एंड बेयरिंग कैपेसिटी की बात करोगे, तो बेयरिंग कैपेसिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करें, देखिए सबसे पहले तो आपका सॉइल आता है ना, ये डिपेंड करेगा कि आपका जो फुटिंग है वो किस सॉइल पे है ना, वो सैंड पे है या क्ले पे है ना, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ सॉइल आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, है ना। तो इक्वेशन में आपको अगर आपका क्ले है ना, तो आपको सी कंसीडर करना पड़ेगा, क्ले की वैल्यू दी होगी, कोहेजन की वैल्यू दी होगी। अगर आपका फाई सॉइल है, दैट इज़ योर सैंडी सॉइल है, दैट फाई का वैल्यू आपको दिया होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फाई आप कैलकुलेट करेंगे। एंड अगर सी फाई सॉइल है तो आपको दोनों पैरामीटर आपको दिए होंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सी फाई वैल्यू आप बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करोगे। तो फर्स्ट जो फैक्टर है दैट अफेक्ट करेगा आपका बियरिंग कैपेसिटी को, दैट इज योर टाइप ऑफ सॉइल एंड ऑल्सो इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज फिजिकल और इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड वन इज योर टाइप ऑफ फाउंडेशन, है ना, एंड फाउंडेशन आपकी दैट इज आइसोलेटेड फुटिंग है या कंबाइंड फुटिंग है या राफ्ट फुटिंग है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फुटिंग आपको उस फुटिंग का साइज दिया होगा, उस फुटिंग का शेप दिया होगा, क्योंकि देखिए आपकी स्क्वायर फुटिंग भी हो सकती है, आपकी सर्कुलर फुटिंग भी हो सकती है, एंड रेक्टेंगुलर फुटिंग भी हो सकती
सकती है। तो सर्कुलर, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर का आपको क्या दिया हुआ, साइज दिया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट साइज ऑफ फुटिंग आप कैलकुलेट करेंगे बियरिंग कैपेसिटी। तो ऑब्वियसली है कि डिपेंड डिफरेंट डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बेसिस पे आपका बियरिंग कैपेसिटी अफेक्ट करेगा। तो फर्दर हम देखेंगे कि अगर आपको स्क्वायर फुटिंग दिया है देन आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्या इक्वेशंस हैं बियरिंग कैपेसिटी। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस फॉर द डिफरेंट डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स ऑफ फुटिंग्स, है ना। तो वो कैलकुलेशन का पार्ट है, वो डेरिवेशन का पार्ट है, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आपने दो फैक्टर्स देखे। फर्स्ट फैक्टर इज योर टाइप ऑफ सॉइल एंड सेकेंड फैक्टर इज टाइप ऑफ फाउंडेशन। जब भी आप फैक्टर्स की बात करते हो तो आप ये जरूर ध्यान रखें आप किसकी बात कर रहे हो। आप फाउंडेशन की बात कर रहे हो, आप फुटिंग की बात कर रहे हो, फुटिंग किस पे बना रहे हो, सॉइल पे बना रहे हो, यानी कि ये दोनों फैक्टर्स मैटर करेंगे बियरिंग कैपेसिटी। तो फर्स्ट हम सॉइल का पोर्शन कवर कर लेते हैं। अगर हम प्रोसेस को सीक्वेंस वाइज ले जाएंगे तो आपको कभी फैक्टर्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो फैक्टर्स की बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, फुटिंग की बात कर रहे हैं। फुटिंग किस पे रेस्ट हो रही है, सॉइल पे रेस्ट हो रही है। तो फर्स्ट सॉइल का फैक्टर आएगा, देन आपका फुटिंग का फैक्टर आएगा। तो सॉइल का फैक्टर हमने देखा टाइप ऑफ सॉइल, है ना। आपकी फुटिंग आप किस सॉइल पे बना रहे हो ये मैटर करेगा ही करेगा, है ना, कि नीचे आपकी सॉइल कौन सी है, एंड देन कौन सी फुटिंग आप उसके ऊपर बना रहे हो। आप स्क्वायर फुटिंग बना रहे हो, सर्कुलर फुटिंग बना रहे हो, रेक्टेंगुलर फुटिंग बना रहे हो, है ना। एंड नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज वाटर टेबल लोकेशन। क्योंकि जब तक वाटर टेबल कांटेक्ट में नहीं आती तब तक तो मैटर ठीक चलता है। जैसे ही वाटर टेबल काउंट इंटरेक्ट करती है आपकी सॉइल के साथ, देन सॉइल का बिहेवियर चेंज हो जाता है ना। ये आपने इफेक्टिव स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट में भी देखा कि वाटर टेबल अगर आपकी बहुत ज्यादा नीचे है ग्राउंड सरफेस से तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। जैसे जैसे वाटर टेबल राइज होना स्टार्ट होती है आपका वेरिएशन इफेक्ट दिखने लगता है, स्ट्रेसेस पे इफेक्ट दिखने है ना। इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होने लगता है। इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज का मतलब क्या हो, स्ट्रेंथ लूज हो रहा है सॉइल का। सो डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट एक्चुअली अफेक्ट द बियरिंग कैपेसिटी। एंड ऑल्सो द फोर्थ वन इज इनिशियल स्ट्रेसेस अगर कोई है। तो ये फैक्टर्स हैं जो आपके क्या होंगे, अफेक्ट करेंगे बियरिंग कैपेसिटी। जब कैलकुलेशन करेंगे वहां पे आप देखेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन दैट इज गिवन बाय रैंकाइन। रैंकाइन जो आपके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपको रैंकाइन मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और उन्होंने किस तरह से इसको एनालाइज किया वो देखिए। एक फुटिंग कंसीडर किया उन्होंने, दैट इज ऑफ डेप्थ डीएफ, एंड फुटिंग के जस्ट नीचे दो सॉइल एलिमेंट कंसीडर किए, दैट इज 1 और 2। एक तो जस्ट सॉइल जस्ट बिलो द फुटिंग एंड सेकंड वन इज जस्ट एडजेसेंट टू द फुटिंग, है ना। आपको दो एलिमेंट दिख रहे हो यहाँ पे। और दोनों एलिमेंट पे जब उन्होंने एनालिसिस किया, है ना, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की, तो देखिए क्या आया। तो देखिए यहाँ पे लिखा हो रैंकाइन कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ टू एलिमेंट are just below the footing, that is element 1, and other just beyond the edge of footing, that is element 2, but adjacent to the element 1. Adjacent to the element 1, that is your 2 second element, and the first element is just below the footing, just below the footing. तो इन दोनों एलिमेंट को इनलार्ज करके उन्होंने दिखाया हुआ है। एंड देखिए अब अगर बात करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट पे हॉरिजॉन्टल फोर्स ज्यादा आएगा या वर्टिकल फोर्स ज्यादा आएगा। तो फर्स्ट पे बात करोगे तो ये फर्स्ट को सिग्मा 1 कंसीडर यानी मेजर स्ट्रेस कैलकुलेट किया हुआ है, एंड सेकेंड एलिमेंट के लिए हॉरिजॉन्टल को मेजर एलिमेंट कंसीडर किया हुआ, मेजर फोर्स स्ट्रेस कैलकुलेट कंसीडर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप लोड लगाओगे तो फर्स्ट एलिमेंट पे वर्टिकल प्रेशर डोमिनेट करेगा, है ना, एंड लोड लगेगा तो सेकंड पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस डोमिनेट करेगा, है ना। तो नीचे लिखा हुआ व्हेन द लोड ऑन फुटिंग इंक्रीजेस एंड अप्रोचेस टू QF a state of plastic equilibrium is reached under the footing. अभी ये इक्वेशन सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2c tan अल्फा, दैट इज शियर स्ट्रेंथ इक्वेशन। आप शियर स्ट्रेंथ के चैप्टर में आपने देखा था।
So for cohesionless soil, that is your sandy soil, C is equal to 0, है ना। तो जब आप C is equal to 0 रखेंगे इक्वेशन में, तो आपका सिग्मा 1 क्या आ जाएगा, सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा, है ना। दिस इज योर इक्वेशन। अब इसको नाम दे दीजिए कोई, है ना। अब जब फॉर एलिमेंट 2 की बात करोगे तो एलिमेंट 2 में आपका माइनर स्ट्रेस क्या है, सिग्मा वर्टिकल, सिग्मा वर्टिकल इज योर माइनर स्ट्रेस, है ना। एंड कितना है, दैट इज ओवरबर्डन प्रेशर, दैट इज योर गामा डीएफ, है ना। एंड हॉरिजॉन्टल इज व्हाट, मेजर, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एच, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एच, और सिग्मा 1 आपने पहले कैलकुलेट कर लिया, दैट इज सिग्मा 3 tan स्क्वायर। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा, एंड सिग्मा 3 आपने ऊपर पहले निकाल लिया, दैट इज व्हाट, गामा इनटू डीएफ। तो यहाँ पे सिग्मा 1 क्या आ गया, गामा डीएफ इनटू tan स्क्वायर अल्फा। दिस इज फ्रॉम एलिमेंट 2, दिस इज फ्रॉम एलिमेंट 2। नाउ फॉर एलिमेंट 1 की बात करोगे तो एलिमेंट 1 में देखिए आप, सिग्मा 3 क्या है, सिग्मा 3 हॉरिजॉन्टल क्या है, सिग्मा 3, एंड इज इक्वल टू सिग्मा 1 फॉर एलिमेंट 2, है ना। सिग्मा 3 for element 1, sigma horizontal is what, minus, that is sigma 3, and that is equal to sigma 1 for element 2, for element 2। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा 1, तो आप ऊपर कैलकुलेट करें, दैट गामा डीएफ tan स्क्वायर अल्फा, है ना। एंड दिस सिग्मा 3 को कहाँ पे पुट करोगे आप, दिस सिग्मा 3 को अगर आप इक्वेशन ए में पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू, सिग्मा 3 की वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो गामा डीएफ tan स्क्वायर अल्फा इनटू tan स्क्वायर अल्फा, तो दिस बिकम सिग्मा 1 इज इक्वल टू गामा डीएफ tan स्क्वायर 10 की पावर 4 अल्फा, है ना, 10 की पावर 4 अल्फा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो हमें मिनिमम डेप्थ का इक्वेशन देना है। तो सॉल्व करने के बाद जब यहाँ से आप मिनिमम डेप्थ की इक्वेशन देंगे तो वो आपकी ये आएगी, दैट इज डी मिनिमम इज इक्वल टू क्यू यू अपॉन गामा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन फाइव ऑन 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट इज गिवन बाय रैंकाइन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस। उन्होंने दो एलिमेंट कंसीडर किए हैं एंड उसके बेसिस पे जो कैलकुलेशन किया है एंड जो एनालिसिस किया है, दैट इज योर मिनिमम।